नमस्कार साथियों, ब्लू पेंसिल की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने मंदिर स्थापत्य कला गुप्तकालीन के पढ़ लिए हैं। अब गुप्तकालीन की मूर्ति कला की विशेषताओं से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो गुप्तकालीन मूर्ति कला है उसके सबसे ज़्यादा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इनकी निर्माण की सबसे ज़्यादा पुख्ता सबूत कहाँ से मिले हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्माण हुई है। मथुरा, सारनाथ, रूपवास और पाटलिपुत्र। मथुरा और सारनाथ ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं और रूपवास भरतपुर के राजस्थान में और पाटलिपुत्र बिहार में। ये चार प्रमुख केंद्र रहे हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला के। इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। सामरूप, ये कला से रिलेटेड वर्ड ही लगता है। सारनाथ, मथुरा, रूपवास, पाटलिपुत्र। सामरूप, जिसमें साम यूपी से है, रूपवास राजस्थान से है जो कि भरतपुर से, और पे से पाटलिपुत्र बिहार से। लेकिन सबसे उत्कृष्ट अगर मूर्तिकला कहीं से मिली है तो वो है सारनाथ की मूर्तिकला। अब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है कि मंदिर स्थापत्य कला किसी भी और अन्य कला से प्रभावित नहीं थी, किसी अन्य वास्तुकला शैली से प्रभावित नहीं थी गुप्तकालीन, लेकिन मूर्तिकला मथुरा शैली से प्रभावित थी। इसका देखिए साफ कारण है, क्योंकि जो मंदिर स्थापत्य कला इसी काल से प्रारंभ हुई तो वो किसी और से प्रभावित होने के कोई प्रमाण भी नहीं रखेगी। लेकिन मूर्तिकला पहले से ही चली आ रही थी। और मंदिर स्थापत्य कला में हमने पढ़ा था कि जब मंदिर के अंदर घुसते हैं तो एंट्री गेट पर दोनों साइड में गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी होती थी और इसकी शुरुआत इसी काल में हुई है। मूर्तियों के मटेरियल के हिसाब से ये मिट्टी से भी बनी है, पत्थर से भी बनी है और धातु से भी निर्मित हमें मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ इस समय मिली हैं। अब देखिए इन मूर्तियों की जो विषय वस्तु है उनकी क्या खास बात है वो देखते हैं। एक तो परिधानों की महत्ता। देखिए अगर स्पेसिफिक हम बुद्ध की मूर्ति देखेंगे, बुद्ध भगवान की, तो इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी कि उनके कंधे पर जामा है और परिधान पहने हुए हैं, वेशभूषा में बैठे हैं। प्रभामंडल पहले से ही था मथुरा शैली में, लेकिन अब थोड़ा अलंकृत कर दिया गया है। जो केस सज्जा मथुरा शैली में थे उससे उत्कृष्ट हुई है और छोटी छोटी लटें हैं बारीक भी, वो भी अब दिखाई देने लगी हैं। मुद्रासन, आध्यात्मिकता, सरलता और भारतीयकरण, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए अगर ये सबसे ज़्यादा इस समय अभय मुद्रा में हमें मूर्तियां मिली हैं इस काल की। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त काल में हुई। ये भी एक कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदू धर्म का कला के साथ में जुड़ाव इसी काल में हुआ है। तो पहले जो मूर्तियां बनी होंगी वो इसी काल से होंगी। जो शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति है वो इसकी खास बात है और वो भी इसी काल में बनी है। गुप्तकालीन मूर्तियां मौर्योत्तरकालीन मूर्तियों जितनी सुंदर नहीं हैं। देखिए अगर स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन आए तो उनके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। जो गुप्त काल की मूर्ति कला है वो मौर्य काल से बेटर है, मतलब अच्छी है, उत्कृष्ट है। लेकिन मौर्योत्तर काल जैसे कि कुषाण काल है उतनी उत्कृष्ट नहीं है। तो इनका ध्यान रखिएगा। मौर्य से तो अच्छी है लेकिन मौर्योत्तर काल से अच्छी नहीं है। आगे अब इनके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली है, प्रमुख मूर्तियाँ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए गुप्त काल से पहले हमें सिर्फ बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त होती थी, लेकिन अब गुप्तकालीन मूर्तियों में वैष्णव मूर्तियाँ और शैव मूर्तियाँ भी शामिल हो चुकी हैं। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सबसे प्रमुख है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा जो कि तांबे की है, धातु की है, मथुरा की गुप्तकालीन की 2 मूर्तियाँ और
विष्णु भगवान की काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली है। इसमें लक्ष्मी विष्णु साथ में भी हैं और सबसे प्रमुख मूर्तियाँ हैं विष्णु भगवान से संबंधित वो है इनके वराह अवतार, जिसमें पृथ्वी को इन्होंने अपने दांतों में उठा रखा है प्रलय के समय पृथ्वी को बचाने के लिए। शैव मूर्तियाँ भी इस समय काफ़ी पाई गई हैं, जिनमें शिव पार्वती साथ में हैं और सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई वो लिंग रूपी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अब इन एक एक मूर्तियों को हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, यह चुनार सफ़ेद बालूदार पत्थर से निर्मित है। देखिए इस काल की जितनी भी मूर्तियां हैं वो लगभग इसी सफ़ेद बालूदार पत्थर से निर्मित है, जो पाषाण मूर्तियां हैं। ये 2 फुट और 4.5 इंच लगभग की 2.5 फुट ऊंची इसकी हाइट है और इसमें पद्मासन में विराजमान है और अलंकृत प्रभा मंडल, जो कि हमने अभी पहले इसकी विशेषता पढ़ी है, वो बाल घुंघराले, कान लंबे और दृष्टि नासिकाग्र पर टिकी हुई है। इसमें ये नीचे की ओर देख रहे हैं और इनकी नज़र नासिका के आगे के हिस्से पर टिकी हुई है। देखिए हमने बालों के विशेषता में पढ़ा है कि अब थोड़े और ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और अलंकृत प्रभा मंडल। तो अलग से हमें कुछ याद रखना नहीं है, लेकिन इसका याद रखना है कि सारनाथ की बुद्ध मूर्ति किस काल की है, गुप्त काल की। और मटेरियल जो यूज़ हुआ है सभी पाषाण मूर्तियों में वो है चुनार सफ़ेद बालूदार पत्थर। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, धातु प्रतिमा में सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गुप्त काल का यही है कि यह तांबे से निर्मित 1 टन वज़न की और 7.5 फुट ऊंची मूर्ति है, जो कि अभय मुद्रा में है। पहले भी बताया है कि अभय मुद्रा में इस काल की सारी मूर्तियां अभय मुद्रा में ही मिली हैं, मोस्टली, सभी नहीं मोस्टली। लेकिन ये अभी भारत में नहीं है, ये वर्तमान में लंदन के बर्मिंघम संग्रहालय में है। इनके अलावा बौद्ध मूर्तियां मिली हैं मथुरा से, दोनों ही खड़ी मुद्रा में हैं, 7 फुट 2.5 इंच की, जो कि लगभग सुल्तानगंज की मूर्ति के बराबर ही है। पहली मूर्ति जमालपुर से मिली है, मथुरा में ही। बुद्ध के कंधों पर संगाटी है, संगाटी मतलब कि जामा। यहाँ एक आप कपड़ा मान लीजिए जो कंधे पर रखा हुआ है, परिधान। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इस काल की मूर्तियों में अब परिधान भी दिखाए जाने लगे हैं। तो अगर सीधा उदाहरण पूछे तो वो कौन सी मूर्ति है, मथुरा की, और जो जमालपुर से मिली है। इन मूर्तियों में एक कमी है कि इनमें बोधि वृक्ष का भाव है। सभी चीज़ें बड़ी है, लेकिन जो बोधि वृक्ष जिसके नीचे, इससे पहले जो मथुरा शैली में बुद्ध भगवान बैठे रहते थे उनके पीछे एक बोधि वृक्ष था, वो अब नज़र नहीं आता इन मूर्तियों में। इसके अलावा हिंदू धर्म की भी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें से कुछ अगर देखी जाए तो बेसनगर में देवी गंगा की एक उभरी नक्काशी की एक मूर्ति मिली है। ग्वालियर से उड़ती अप्सराएँ मिली है, मतलब उड़ती अप्सराओं की मूर्ति मिली है। खो से एक मुखी शिवलिंग की प्रतिमा मिली है। अब हम एक एक करके जो विशेष हिंदू धर्म की इस समय की मूर्तियां हैं उनको देखते हैं। इस काल की जो हमने स्थापत्य कला पढ़ी है मंदिर की, उसमें भी सबसे प्रमुख हम अगर पढ़ते हैं तो वो है देवगढ़ का दशाधार मंदिर। और इसके तीनों दिशाओं में जो मूर्तियां हैं दीवारों पर, वो भी उत्कृष्टता में सबसे पहले है। तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है मंदिर स्थापत्य कला में। इस काल की सबसे विशिष्ट मूर्ति है वराह मूर्ति, जो 2 जगह से मिली हमें। एक तो उदयगिरी की गुफा मंदिर है वहाँ से, और दूसरी एरन के मंदिर से। यहाँ पर वराह की मूर्ति है, इसमें मानवीकृत किया हुआ है। अब वराह का सिर्फ मुंह है, बाकी पूरा शरीर मानव रूप में है। तो मानवीकृत वराह की मूर्ति, और जो रियल या वास्तविक मूर्ति कही जाए तो वह हमें प्राप्त हुई है यहाँ एरन के मंदिर से। यहाँ पर वराह पृथ्वी को अपने दांतों में उठाए हुए
एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो 2 जगह से हमें प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एरण से। अब बात करते हैं मृण मूर्तिकला की या टेराकोटा शैली की। देखिए, टेराकोटा शैली में पकी हुई मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती है। अब इसमें थोड़ा सा अलग है। हमने पहले ही पढ़ा है कि मौर्य काल से तो ये उत्कृष्ट है, लेकिन मौर्योत्तर काल से ये उत्कृष्ट नहीं है। तो मृण मूर्तियों में भी यही बात है कि इनकी उत्कृष्टता उतनी नहीं है जितनी मौर्योत्तर काल में थी, लेकिन इनकी जगह भी काफ़ी जगह पर इनकी मूर्तियाँ मिली हैं। विशेष एक मूर्ति देखते हैं, इसमें है परिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध की, जो मिली हमें गोरखपुर के समीप कुशीनगर में परिनिर्वाण मंदिर में। यह एक मृण मूर्ति है। इसमें बुद्ध को पश्चिम की ओर मुँह और उत्तर की ओर सिर रखकर सोते हुए दर्शाया गया है, और यह संकेत करता है इनके परिनिर्वाण का, मतलब मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया का। ठीक है, तो हमने पढ़ी है मूर्तिकला के तीनों रूप कि बौद्ध, शैव और वैष्णव, और जो धातु मूर्ति है, पत्थर मूर्ति है, और मृण मूर्तियाँ। इसी के साथ मूर्तिकला का ये लेसन ख़त्म होता है। इसके अलावा मूर्तिकला से संबंधित हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीट है। क्योंकि अगर देखिए हम लास्ट में जो एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1 नंबर के लिए आपको काफ़ी कंटेंट है, और इससे बाहर जाने की कोई ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कोई ऐसी प्रायिकता बनती है कि इससे बाहर कोई सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जो नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे ब्लू पेंसिल की ओर से, उन्हें लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स होंगे। ओके, धन्यवाद।